इस आइलैंड पर कुछ ऐसा चल रहा है जो इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक अजीब सा सिग्नल जो 16 साल से लगातार चल रहा है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि यह सिग्नल मदद नहीं, वार्निंग भी हो सकता है। पिछले पार्ट में इन्हें ये आवाज मिली थी, लेकिन जवाब देने से पहले ही उनका वायरलेस बंद पड़ गया। और अब जो होने वाला है वो सिर्फ सर्वाइव करने की लड़ाई नहीं, बल्कि इस आइलैंड के असली खेल की शुरुआत है। जैसे ही आवाज साफ हुई, उन्हें एक फ्रेंच औरत की आवाज सुनाई दी जो बार बार मदद मांग रही थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब शैनन ने बताया कि ये रिकॉर्डिंग 16 साल से लगातार चल रही है, यानी कोई यहाँ था और शायद अब भी है। लेकिन उसी वक्त उनका वायरलेस बंद पड़ गया। अब उनके पास जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। इसी मजबूरी में उन्हें वापस लौटना पड़ा। और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आ रहे थे, वैसे वैसे अंधेरा भी तेजी से घिरने लगा। माहौल धीरे धीरे इतना डरावना होने लगा कि हर किसी को अंदर ही अंदर ये महसूस हो गया कि इस जंगल में कुछ ठीक नहीं है। इसी बेचैनी के बीच सॉयर और सईद के बीच फिर से बहस शुरू हो गई कि अभी तुरंत बीच पर वापस जाना सही रहेगा या यहीं रुकना ज्यादा सुरक्षित होगा। दोनों अपनी अपनी बात को सही साबित करने में लगे थे और कोई साफ फैसला निकल नहीं पा रहा था। तभी केट ने बीच में आकर बिना घुमाए सीधी बात रखी कि इस वक्त बेवजह रिस्क लेना समझदारी नहीं है और रात यहीं निकालना ज्यादा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आसपास कुछ ऐसा जरूर है जो नजर नहीं आ रहा लेकिन खतरा बन सकता है। उसके ये बोलने के बाद थोड़ी देर के लिए सब शांत हुए और उसी मौके पर सईद ने पूरे हालात को बड़े प्रैक्टिकल तरीके से समझाया। उसने साफ कहा कि जिस स्थिति में वो फंसे हुए हैं उसमें जल्दी किसी रेस्क्यू टीम के आने की उम्मीद करना बेकार है। मतलब अब उन्हें खुद ही अपने दम पर टिके रहना पड़ेगा। ये सुनकर बून को लगा कि ये सच्चाई बाकी लोगों को भी पता होनी चाहिए ताकि कोई झूठी उम्मीद में ना रहे। लेकिन बाकी सब ने उसकी बात को तुरंत रोक दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोगों की उम्मीद टूट गई तो उनका हौसला भी साथ ही टूट जाएगा। इसलिए अभी सच को छुपाकर रखना ही सही माना गया। इसी बीच दूसरी तरफ पुलिस वाला, जिसकी हालत पहले से खराब थी, अब और बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार चढ़ चुका था और वो ठीक से होश में भी नहीं था। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि उस क्रिमिनल को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बेहद खतरनाक है। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसने जैक से कहा कि उसकी जैकेट की जेब चेक करे। जैक ने जैसे ही जेब टटोली तो अंदर से एक वांटेड पोस्टर निकला और उस पोस्टर पर केट की फोटो थी। ये देखकर एक पल के लिए सब कुछ अजीब सा हो गया, क्योंकि अभी तक केट बिल्कुल नॉर्मल और भरोसेमंद लग रही थी। हर्ली ने भी जब वो पोस्टर देखा तो वो सच में डर गया और उसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि अब उसे किसी पर भरोसा करना मुश्किल लग रहा है। लेकिन जैक ने बिना कोई हंगामा किए वो पोस्टर चुपचाप अपने पास रख लिया और बात को वहीं खत्म कर दिया। फिर रात गहराती गई और सब बारी बारी से पहरा देने लगे। लेकिन इसी दौरान एक और छोटी सी गलती बड़ा खतरा बनती दिखी, क्योंकि एक सर्वाइवर चुपचाप सॉयर की खाली बंदूक उठा लेता है और उसमें गोलियां ढूंढने की कोशिश करने लगता है। और यहीं से हालात फिर से बिगड़ने की तरफ बढ़ने लगते हैं। शायद वो खुद को सुरक्षित रखना चाहता था या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। लेकिन सईद की नजर उस पर पड़ गई और उसने बिना देर किए उसे पकड़ लिया। और यहीं से माहौल अचानक बदल गया, क्योंकि अब बात सिर्फ सर्वाइवल की नहीं रही, भरोसे का सवाल भी सामने आ गया। थोड़ी देर तक सबके बीच बहस चली और आखिर ये तय हुआ कि हथियार किसी एक ऐसे इंसान के पास रहेंगे जिस पर सबको भरोसा हो। लेकिन अजीब मोड़ ये था कि सबने मिलकर केट का नाम लिया, वही केट जिसके बारे में अभी तक कोई ठीक से कुछ जानता भी नहीं था। और ये बात किसी को पता नहीं थी कि वो खुद एक वांटेड इंसान है। इसके बाद अगली सुबह सब वापस बीच पर लौट आए और जैसा पहले तय हुआ था उन्होंने पूरी सच्चाई बाकी लोगों से छुपाकर ही रखी। सईद ने बस इतना बताया कि फिलहाल सिग्नल भेजना मुमकिन नहीं है और अगर टिके रहना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। फिर लोगों को अलग अलग कामों में बांट दिया गया। कोई बारिश का पानी जमा कर रहा था, कोई खाने का इंतजाम देख रहा था, ताकि बिना किसी मदद के भी कुछ दिन निकाले जा सके। इसी बीच केट ने मौका देखकर जैक को अलग ले जाकर पहाड़ पर हुई असली हालत उसे साफ साफ बता दी। जैक को तुरंत समझ आ गया कि मामला जितना ऊपर से दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खराब है। लेकिन उसके दिमाग में एक और बात अटकी हुई थी। केट ने अब तक अपनी असली पहचान नहीं बताई थी और यही चीज उसे अंदर से परेशान कर रही थी। फिर भी उसने उस वक्त इस बात को उठाना सही नहीं समझा। जब केट ने पुलिस वाले की हालत पूछी तो जैक ने बस इतना कहा कि हालत ठीक नहीं है। उसने जानबूझकर ये नहीं बताया कि उसे केट के बारे में सब पता चल चुका है, शायद इसलिए क्योंकि इस समय टीम के अंदर कोई नया टकराव खड़ा करना हालात को और बिगाड़ सकता था। बाद में हर्ली ने भी जैक को अलग ले जाकर पूछा कि क्या केट ने कुछ सच बताया या नहीं, लेकिन जैक ने बात को वहीं टाल दिया। साफ दिख रहा था कि वो इस मुद्दे को अभी दबाकर रखना चाहता है। उसके लिए उस वक्त सबसे जरूरी ये था कि सब लोग एक साथ बने रहें और हालात काबू में रहें। तभी हर्ली ने सीधा सा रिएक्शन दिया कि ये सब उसके बस की बात नहीं है, पुलिस वाला है तो वही संभाले, हम लोग क्यों इसमें पड़े। और उसकी बात में भी एक तरह की सच्चाई थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि सबको किसी न किसी तरह जुड़ना ही पड़ रहा था। इसके बाद वो जैक के साथ दवाइयां ढूंढने निकल पड़ा, क्योंकि पुलिस वाले की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। बीच पर जितना भी काम का सामान मिल सकता था वो पहले ही ढूंढा जा चुका था। अब सिर्फ प्लेन का अंदर वाला हिस्सा बचा था, लेकिन वहां लाशें पड़ी थीं और हर्ली उस माहौल में कदम रखने से भी बचना चाह रहा था। उसे साफ डर लग रहा था कि अंदर जाना आसान नहीं होगा। उसे साफ डर लग रहा था
था, इसलिए उसने खुद ही कह दिया कि वो बाहर ही रहेगा और पुलिस वाले पर नजर रखेगा। अंदर जाने की हिम्मत उसने नहीं दिखाई। ऐसे में जैक अकेले ही प्लेन के अंदर चला गया और जो भी काम की चीज मिल सकती थी उसे ढूंढने लगा। उधर सॉयर भी अपने तरीके से इधर उधर से सामान उठा रहा था। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या सच में काम आएगा और क्या नहीं। जो हाथ लगा वो उठा लिया, सिगरेट हो, शराब हो या मैगजीन। लेकिन जैक को उसका ये तरीका बिल्कुल सही नहीं लगा। उसे ये सब सीधा सीधा लूट जैसा महसूस हो रहा था। जब उसने इस पर ऑब्जेक्शन किया तो सॉयर ने उल्टा उसी को सुनाना शुरू कर दिया कि वो बस फिजुल की बातें कर रहा है और असली दुनिया में ऐसे नहीं चलता। जैक को अंदर से ये समझ आ रहा था कि बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस सोच को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। उसी दौरान बीच पर चार्ली को एक व्हील चेयर मिल गई और उससे लगा कि इससे प्रेग्नेंट क्लेयर की मदद हो सकती है, तो उसने खुद आगे बढ़कर उसका सामान उठाने में मदद की। उसी दौरान उसे पता चला कि क्लेयर शादीशुदा नहीं है और अकेले ही इस हालत से गुजर रही है। दूसरी तरफ कोरियन आदमी जिन अपनी पत्नी सन से कह रहा था कि जाकर खुद को साफ सुथरा रखे। हालात को देखते हुए उसकी ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन साफ था कि उसके दिमाग में अभी भी अलग तरह की सबसे ज्यादा जरूरी चीजें चल रही थीं। फिर कुछ ही देर बाद वही जिन अपनी पत्नी के लिए प्यार भी दिखाने लगा, जिससे उसका बर्ताव और उलझा हुआ लगने लगा। उधर केट धीरे धीरे पुलिस वाले के टेंट तक पहुंची। तभी हर्ली पानी लेने बाहर आया और उसे देखकर एकदम घबरा गया। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, बस इतना बता पाया कि जैक अंदर दवाइयां ढूंढ रहा है। फिर जैसे ही उसकी नजर केट के पीछे छुपी बंदूक पर गई, उसका डर और बढ़ गया और वो जल्दी से वहां से हट गया। इसी बीच बारिश शुरू हो गई और माहौल और ज्यादा भारी हो गया। केट टेंट के अंदर गई और पुलिस वाले के पास बैठकर उसे देखने लगी। तभी अचानक वो होश में आया और बिना कुछ समझे सीधे केट का गला पकड़ लिया। इतना अचानक और जोर से कि केट को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसी वक्त जैक वापस आया और उसने किसी तरह उसे छुड़ाया। अब हालत ये थी कि पुलिस को करीब 40 डिग्री तक बुखार था और उसके पेट का जख्म भी बुरी तरह खराब हो चुका था। साफ दिख रहा था कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। ये सब देखकर केट ने एक बात कही जो सुनने में सीधी थी, लेकिन असर बहुत भारी था। उसने कहा कि अगर वैसे भी वो नहीं बचेगा तो उसे इस तरह दर्द में तड़पने देने से बेहतर है कि उसे जल्दी खत्म कर दिया जाए, और यही बात माहौल को और ज्यादा गंभीर बना देती है। जैक को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुई। वो तुरंत गुस्से में आ गया और उसने साफ कह दिया कि उसे केट की असली पहचान पहले से पता है। वो चाहे जो भी हो, लेकिन वो खुद ऐसा इंसान नहीं है जो किसी की जान ले ले, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं। उसके लिए ये लाइन पार करना मुमकिन नहीं था। उधर दूसरी तरफ माइकल अपने बेटे वॉल्ट को लेकर अंदर ही अंदर परेशान था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसका बेटा उससे दूर होता जा रहा है और जॉन लॉक के ज्यादा करीब जा रहा है। उसने माहौल हल्का करने के लिए दोस्त जैसा बनने की कोशिश की, लेकिन वॉल्ट के मन में पहले से ही दूरी थी। उसे लगा कि उसके पिता ने कभी सच में उसकी परवाह नहीं की, यहाँ तक कि उसके कुत्ते विंसेंट को ढूंढने में भी वो उतना गंभीर नहीं था। तभी माइकल ने बीच में बोल दिया कि जैसे ही बारिश रुकेगी वो खुद विंसेंट को ढूंढने जाएगा, और अजीब बात ये हुई कि उसके कहते ही बारिश भी रुक गई। अब बात सामने आ चुकी थी तो माइकल के पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं बचा। उसे जाना ही पड़ा। वो अकेले जंगल की तरफ बढ़ा, लेकिन अंदर जाते ही उसका डर साफ नजर आने लगा। हर छोटी सी आवाज उसे चौंका रही थी। माहौल पहले से ही अनजान था और ऊपर से यह बेचैनी उसे और भी बेचैन कर रही थी। तभी कहीं से हल्की सी हलचल की आवाज आई और वो बिना सोचे समझे घबरा गया। डर के मारे भागने लगा, लेकिन इसी घबराहट में वो गलत दिशा में निकल गया और सीधे सन के सामने पहुंच गया जो उस वक्त नहा रही थी। दोनों के लिए वो पल बेहद असहज हो गया और इसी बीच पुलिस वाले की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी क्योंकि उसके जख्म में इन्फेक्शन फैल चुका था। अब बस वक्त की बात रह गई थी कि कब उसकी हालत और गिर जाए। उसकी दर्द से भरी आवाजें पूरे बीच पर सुनाई दे रही थी और उसका असर ये हो रहा था कि बाकी लोग भी बेचैन होते जा रहे थे। किसी का ध्यान किसी काम में नहीं लग रहा था। जैसे जैसे रात होती गई माहौल और ज्यादा खामोश और भारी होता चला गया। उसी दौरान केट अकेले बैठकर आग जलाने में लगी थी। तभी सॉयर उसके पास आकर बैठ गया। शुरुआत में बात ठीक ठाक लगी, लेकिन उसके अंदर का दबाव साफ झलक रहा था। उसने घुमा फिरा कर ये मान लिया कि अगर उसके पास बंदूक होती तो शायद वो खुद ही पुलिस वाले को मार देता ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। यानी वो खुद भी इस हालत से अंदर ही अंदर टूट रहा था और अपने फैसलों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उधर कुछ देर के लिए पुलिस वाले को होश आया और उसने जैक को साफ चेतावनी दी कि केट जो भी कहे उस पर भरोसा मत करना। इसके बाद उसने केट से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। केट पहले थोड़ी हिचकिचाई क्योंकि हालात वैसे ही खराब थे, लेकिन आखिरकार वो उसके पास चली गई और वहां जाकर साफ हो गया कि पुलिस वाला अब कोई बहस या आरोप नहीं करना चाहता। वो बस उस पुरानी बात को याद कर रहा था जो प्लेन में चढ़ने से पहले दोनों के बीच हुई थी, जैसे वो अपने आखिरी पलों में कुछ अधूरा साफ करना चाहता हो। असल में कहानी थोड़ा पीछे जाती है। केट पहले एक फार्म हाउस में छुप कर रह रही थी। वहाँ का मालिक अपनी पत्नी को खो चुका था और अकेले ही घर, खेत और कर्ज सब संभाल रहा था। उसने केट को काम पर रख लिया ताकि घर का काम भी चलता रहे और केट को भी थोड़े पैसे मिल जाएं। केट ने भी इसे एक मौका समझा और कुछ समय तक चुपचाप वहीं टिक गई, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब उसके
पास आगे बढ़ने लायक पैसे हो गए हैं, उसने बिना बताए निकलने का प्लान बना लिया, मगर जाते वक्त वो पकड़ ली गई। फिर भी उस आदमी ने उसे रोका नहीं। उसने बस इतना कहा कि सुबह आराम से चली जाना, मैं खुद छोड़ दूंगा। ऊपर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने पहले ही केट का वांटेड पोस्टर देख लिया था और इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर चुका था। अगले दिन रास्ते में जब पुलिस पीछे लग गई तो हालात अचानक बिगड़ गए। घबराहट में केट ने गाड़ी का कंट्रोल संभालने की कोशिश की, लेकिन इसी चक्कर में गाड़ी पलट गई। उस हादसे में फार्म का मालिक बुरी तरह घायल हो गया। उस पल केट चाहती तो वहीं से भाग सकती थी और शायद बच भी जाती, लेकिन उसने उसे ऐसे छोड़ना सही नहीं समझा। वो उसे घसीटकर सड़क तक लाई ताकि किसी से मदद मिल सके, लेकिन इसी देरी की वजह से पुलिस वहां पहुंच गई और केट पकड़ी गई। प्लेन में उसी दौरान केट ने उस पुलिस वाले से एक बात कही थी कि उस आदमी को उसका इनाम जरूर मिलना चाहिए, यानी वो पूरी तरह पत्थर दिल नहीं थी। पुलिस वाले को ये बात याद थी और अब उसे साफ लग रहा था कि वो बचने वाला नहीं है, तो उसने केट से वही करने को कहा जो वो खुद अपने लिए नहीं कर पा रहा था। उसने सीधे कहा कि उसे इस हालत में तड़पते रहने देने से बेहतर है कि उसकी तकलीफ खत्म कर दी जाए। इसी बीच जैक को हर्ली से पता चला कि बंदूक केट के पास है, तो उसके दिमाग में तुरंत ये आया कि कहीं वो सच में कोई बड़ा कदम ना उठा ले। वो बिना समय गंवाए टेंट की तरफ भागा, लेकिन बाहर पहुंचकर उसने देखा कि केट पहले ही बाहर आ चुकी है, जिससे उसे एक पल के लिए राहत मिली। लेकिन तभी अंदर से अचानक गोली चलने की आवाज आई। असल में ये काम सॉयर ने कर दिया था। उसने पुलिस की बात मान ली थी, लेकिन यहाँ भी बात बिगड़ गई क्योंकि उसका निशाना सही नहीं लगा। गोली सीने पर सीधा नहीं लगी और पुलिस की हालत और ज्यादा दर्दनाक हो गई। अब स्थिति और उलझ गई थी क्योंकि बंदूक में सिर्फ एक ही गोली थी, यानी न तो उसे ठीक से खत्म किया जा सका और न ही अब उसे बचाने का कोई रास्ता बचा था। हालात एक ऐसे मोड़ पर आकर अटक गए थे जहां किसी के पास सही फैसला लेने का जवाब नहीं था। आखिर बात उसी जगह आकर अटक गई जहां जैक को अपने ही नियम तोड़ने पड़े। वो हमेशा कहता था कि उसका काम जान बचाना है, लेना नहीं, लेकिन जिस हालत में पुलिस वाला उसके सामने तड़प रहा था, उसे साफ समझ आ गया कि अब ये इलाज का मामला नहीं बचा है, ये सिर्फ दर्द खत्म करने की बात रह गई है। और फिर उसने खुद ही वो कदम उठाया जिससे वो हमेशा बचता आया था। उसके बाद माहौल और ज्यादा मुश्किल हो गया। सॉयर भी अंदर से टूट गया क्योंकि उसने पहले कोशिश की थी, लेकिन उससे हालत और बिगड़ गई थी और जैक भी चुप हो गया। दोनों के चेहरे पर वही सवाल था कि जो किया वो सही था या गलत। रात किसी तरह बीत गई और सुबह जब थोड़ा चुप्पी खत्म हो गई तो केट आकर जैक के पास बैठी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो अब सब सच बता देना चाहती है, लेकिन जैक ने बिना घुमाए साफ कह दिया कि अब उसे ये सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन पहले क्या था। असली बात ये है कि अब सबको मिलकर जिंदा कैसे रहना है, और यही सोच उस वक्त सबसे जरूरी भी थी। धीरे धीरे बाकी लोग भी अपने अपने काम में लगने लगे। माहौल थोड़ा हल्का होने लगा, जैसे सब खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ तक कि सईद और सॉयर जैसे लोग भी एक छोटी सी बात पर आपस में ठीक हो गए। दूसरी तरफ लॉक समुद्र किनारे बैठा कुछ बना रहा था। उसने किसी सीटी जैसी चीज तैयार की और उससे आवाज निकालने लगा, और अजीब तरह से उसी आवाज पर खोया हुआ कुत्ता विंसेंट वापस आ गया। उसने उसे तुरंत पकड़कर पेड़ से बांध दिया और फिर चुपचाप माइकल को बुलाया। उसे पहले से पता था कि माइकल और वॉल्ट के बीच दूरी है, इसलिए उसने चालाकी से कहा कि तुम ही बोलना कि कुत्ता तुम्हें मिला है, शायद इससे दोनों के बीच की दूरी कम हो जाए। उसका तरीका थोड़ा अलग जरूर था, लेकिन इरादा सही लग रहा था। उस वक्त सबके चेहरों पर थोड़ी राहत दिख रही थी, जैसे लंबे समय बाद एक पल के लिए ही सही सबने सांस ली हो। लेकिन लॉक के चेहरे पर वही अजीब सी शांति थी जिसमें कुछ छुपा हुआ लगता था, जैसे वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग सोच रहा हो। और फिर जैसे ही रात हुई सब कुछ फिर से बदल गया। वही कुत्ता विंसेंट अचानक बीच के पास खड़े प्लेन के हिस्से की तरफ जोर जोर से भौंकने लगा। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी आवाज लगातार बढ़ती गई तो लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग टॉर्च लेकर आगे बढ़े। रोशनी बहुत कम थी, इसलिए अंदर साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी एक ने टॉर्च की तेज रोशनी सीधे अंदर डाली और उसी पल अंदर कुछ बड़ा सा हिलता हुआ दिखा। चमकती हुई आंखें नजर आईं और सबको समझ आ गया कि अंदर कोई खतरनाक जानवर है। बस फिर क्या था, डर एकदम से हावी हो गया और लोग जान बचाकर वहां से भागने लगे। वो जानवर फिर से जंगल की तरफ लौट गया और बाद में लॉक ने साफ बताया कि वो जंगली सुअर थे, साधारण नहीं बल्कि बड़े और खतरनाक, जिनके दांत बाहर निकले होते हैं और मौका मिले तो सीधे हमला कर सकते हैं। भागते वक्त चार्ली गिर गया था और उसे चोट लग गई थी। जैक उसका इलाज कर रहा था और उसी दौरान उसने एक जरूरी बात उठाई। उसने समझाया कि प्लेन के अंदर जो लाशें पड़ी हैं वही इन जानवरों को खींच रही है। अगर उन्हें वहीं रहने दिया गया तो ये खतरा बार बार लौटेगा। तब किसी ने कहा कि उन्हें जमीन में दफना देना चाहिए, लेकिन ये भी साफ था कि जंगली सुअर जमीन खोदकर भी उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे में जैक ने सीधा सुझाव दिया कि उन्हें जला देना ही बेहतर रहेगा। इस बात पर कुछ लोग असहज हो गए, खासकर केट और कुछ और लोग। उनका मानना था कि मरने वालों की आस्था का सम्मान होना चाहिए और दफनाना ही सही तरीका है। लेकिन जैक ने बिना घुमाए साफ कर दिया कि ये सामान्य हालात नहीं है। यहाँ जो भी फैसला होगा वो सिर्फ जिंदा रहने के हिसाब से होगा। आखिर में उसने प्लान बना दिया कि अगले दिन सब लोग मिलकर लकड़ी और पत्ते इकट्ठा करेंगे और रात में प्लेन के उस हिस्से को आग लगा
लगा दी जाएगी। इससे एक तरफ खतरा कम होगा और दूसरी तरफ अगर आग तेज हुई तो शायद दूर से किसी को नजर भी आ जाए। अगले दिन सईद अपने काम में लग गया। उसने एक तरह का एंटीना बनाना शुरू किया ताकि अलग अलग जगह पर लगाकर वो उस पुराने सिग्नल की दिशा समझ सके। मतलब अब लोग सिर्फ जैसे तैसे बचने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि दिमाग लगाकर आगे बढ़ने की सोच रहे थे। धीरे धीरे सबको ये समझ आने लगा कि मामला सिर्फ जिंदा रहने का नहीं है, सही फैसले लेने का भी है। सईद की सोच भी इसी तरफ जा रही थी। जो सिग्नल उन्हें मिला था वो 16 साल से लगातार चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई पावर सोर्स जरूर मौजूद है और अगर वो मिल जाए तो उनकी हालत पूरी तरह बदल सकती है। यानी अब उम्मीद सिर्फ टिके रहने की नहीं, बल्कि हालात पर थोड़ा कंट्रोल पाने की भी बनने लगी थी। लेकिन इसी बीच खाने को लेकर झगड़ा खड़ा हो गया। हर्ली और सॉयर के बीच बात बढ़ गई क्योंकि सॉयर ने चुपचाप कुछ खाना अपने पास छुपा लिया था। अब हालात ऐसे थे कि हर चीज बराबर बांटनी जरूरी थी और जैसे ही ये बात बाकी लोगों को पता चली, सबके चेहरे उतर गए क्योंकि अब उन्हें साफ महसूस होने लगा था कि खाना सच में खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। और इसी के साथ माहौल एकदम से नीचे गिर गया। तभी सईद ने आगे बढ़कर हालात संभालने की कोशिश की। उसने लोगों को शांत किया और साफ कहा कि अभी हार मानने का वक्त नहीं है। बात बस थोड़ी संभल ही रही थी कि सॉयर कुछ बोलने वाला था। तभी अचानक एक चाकू हवा में घूमता हुआ उसके पास आकर धंस गया। एक पल के लिए सब सन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ और फिर पता चला कि ये लॉक ने किया है। लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा था जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं। उसने बिना समय गंवाए पूरी स्थिति को अलग नजर से समझाना शुरू किया। उसने कहा कि जो जानवर रात में दिखे थे वो छोटे सुअर थे और जहाँ छोटे होते हैं वहाँ आसपास बड़ी मादा भी जरूर होती है और एक बड़ा जंगली सुअर करीब 250 पाउंड का होता है। उसे गिराने के लिए कम से कम 3 लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो खुद इस काम में माहिर है और उसे उनके व्यवहार की अच्छी समझ है। यानी बात साफ थी कि अगर खाना नहीं मिल रहा तो उसे ढूंढना पड़ेगा और उसका तरीका था शिकार करना। उसकी बातों में इतना भरोसा था कि लोग धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगे। जब सॉयर ने ताना मारा कि एक चाकू लेकर क्या कर लोगे, तब लॉक ने अपना बैग खोला और उसमें से कई तरह के हथियार निकाल कर दिखा दिए। तब सबको समझ आया कि वो सिर्फ बोल नहीं रहा बल्कि पूरी तैयारी के साथ आया है। केट ने भी उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। जैक को थोड़ी चिंता जरूर हुई, लेकिन केट का अपना मकसद भी था। उसे रास्ते में सईद का बनाया एंटीना अलग अलग जगह लगाना था। माइकल भी इस टीम में शामिल हो गया और अपने बेटे वॉल्ट को कोरियन महिला सन के पास छोड़ गया। इधर बीच पर दूसरी तरफ अलग माहौल चल रहा था। कुछ लोग मरे हुए लोगों का सामान इकट्ठा कर रहे थे ताकि उन्हें जलाने से पहले थोड़ा सम्मान दिया जा सके। उन्होंने जैक से कहा कि वो ये सब संभाले क्योंकि अब सब उससे ही लीडर मान रहे थे, लेकिन जैक ने मना कर दिया। शायद वो अभी उस हालत में नहीं था कि ये जिम्मेदारी उठा सके। फिर बाकी लोगों ने खुद ही ये काम अपने हाथ में ले लिया। उधर जंगल के अंदर शिकार वाली टीम आगे बढ़ रही थी। लॉक रास्ते में ही केट और माइकल को समझाता जा रहा था कि सुअर कैसे चलते हैं, उनके पैरों के निशान कैसे पहचानते हैं और पेड़ों पर रगड़ के निशान कैसे छोड़ते हैं। उन सब चीजों को देखते हुए वो धीरे धीरे उनके ठिकाने के करीब पहुंच रहे थे। तभी चलते चलते अचानक लॉक को कोई आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत इशारे से दोनों को चुप रहने को कहा। केट ने बिना सवाल किए बात समझ ली और शांत हो गई, लेकिन माइकल को ये तरीका पसंद नहीं आया। उसे लगा जैसे कोई उसे हुक्म दे रहा हो। उसने थोड़ा बोल दिया और बस वहीं से सब बिगड़ गया। उसकी आवाज से सुअर तुरंत सतर्क हो गया और बिना देर किए सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ा। लॉक ने झट से केट को खींचकर एक तरफ किया, लेकिन सुअर सीधा माइकल से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसके पैर में चोट लग गई और खून बहने लगा। इसी अफरा तफरी में लॉक भी गिर पड़ा और एक पल के लिए अजीब सा हुआ, जैसे उसके शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर गया हो। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसके साथ क्या हो गया। उस वक्त वो हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे शरीर ने जवाब दे दिया हो। लेकिन तभी केट की आवाज आई। वो मदद के लिए पुकार रही थी और शायद उसी झटके ने लॉक को वापस खींच लिया। उसने पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे उसके पैरों में फिर से जान लौटने लगी। वो खुद भी हैरान था, लेकिन संभलते ही उसने केट को आवाज देकर बताया कि वो ठीक है। उधर केट ने तुरंत माइकल की हालत देखी। उसके पैर से खून निकल रहा था तो उसने बिना समय गंवाए अपना कपड़ा फाड़कर घाव बांध दिया। साफ था कि अब माइकल आगे नहीं जा सकता। ऐसे में लॉक ने तुरंत फैसला लिया कि वो अकेले ही आगे जाकर उस सुअर का पीछा करेगा और केट को कहा कि माइकल को लेकर वापस कैंप लौट जाए। केट उसे सहारा देकर वापस चल पड़ी। वो ज्यादा दूर भी नहीं गए थे कि उसे एक सही जगह दिखी और उसने सोचा कि यहीं एंटीना लगा देना चाहिए। वो पेड़ पर चढ़ने ही लगी थी कि तभी जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। ये कोई सामान्य जानवर की आवाज नहीं थी, कुछ भारी और अनजाना सा लग रहा था और दिशा वही थी जहां लॉक गया था। उधर लॉक भी उस आवाज को सुन चुका था। पहले उसे लगा कि वही सुअर होगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, जो उसने देखा वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। आकार में बहुत बड़ा, इतना कि एक पल के लिए वो खुद भी समझ नहीं पाया कि सामने क्या खड़ा है। इधर बीच पर बाकी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन सब ठीक भी नहीं था। रोज जो शुरू से ही चुप रहती थी, वो अब भी अकेली बैठी रहती, ना कुछ खाती ना किसी से बात करती। जैक उसके पास जाकर चुपचाप बैठ गया, बिना कुछ कहे बस उसका साथ देने लगा। दूसरी तरफ हल्की फुल्की चीजें भी चल रही थी। शैनन ने चार्ली को मना लिया
कि वो उसके लिए मछली पकड़े। चार्ली मान गया और मेहनत करके मछली पकड़ भी लाया, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि उसका बस इस्तेमाल हुआ है, जिससे उसे थोड़ा झटका लगा। उधर केट और माइकल भी वापस कैंप पहुंच चुके थे और उनके लौटते ही सबको समझ आने लगा कि जंगल के अंदर हालात अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। माइकल को जैसे ही सबने देखा, उसका बेटा वॉल्ट तुरंत उसके पास भाग कर आया। उसके चेहरे पर साफ डर और चिंता दिख रही थी, लेकिन जैसे ही किसी ने लॉक के बारे में पूछा, माइकल के हाव भाव बदल गए। उसे खुद यकीन नहीं था कि लॉक वापस आएगा भी या नहीं, जैसे अंदर ही अंदर उसने सबसे बुरा मान लिया हो। उसी दौरान जैक अब भी उस महिला रोज के पास बैठा था। उसके गले में उसके पति की अंगूठी लटक रही थी। दोनों एक ही फ्लाइट में थे, लेकिन हादसे के बाद अलग अलग हिस्सों में गिर गए थे, इसलिए वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। जैक ने उसे समझाने की कोशिश की कि शायद अब सच को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन रोज अपनी बात पर अड़ी रही। उसका साफ कहना था कि जब तक वो खुद अपने पति की लाश नहीं देख लेती, तब तक वो उसे मरा हुआ नहीं मानेगी। और इसी बातचीत के बीच जैक की नजर अचानक दूर जंगल की तरफ गई, जहाँ उसे एक अजीब सा आदमी खड़ा दिखा, सूट पहने हुए, बिल्कुल इस जगह से अलग, जैसे वो इस माहौल का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। जैक उसे ध्यान से देख ही रहा था कि अगले ही पल वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। पहले तो जैक को लगा शायद उसका दिमाग खेल कर रहा है, लेकिन तभी केट आई और उसने बताया कि लॉक शायद वापस नहीं आएगा। ये सुनकर माहौल फिर से भारी हो गया। जैक को भी झटका लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बस इतना कहा कि रात में जो शोक सभा होगी उसमें सबको शामिल होना चाहिए। बात यहीं खत्म होने वाली थी कि उसे फिर से वही सूट वाला आदमी दूर पेड़ों के बीच दिख गया। इस बार जैक ने सोचना बंद किया और सीधे उसकी तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ नहीं मिला। उल्टा सामने लॉक खड़ा था, पूरा खून से सना हुआ लेकिन जिंदा, और उसके साथ एक मरा हुआ जंगली सुअर भी पड़ा था। मतलब वो सिर्फ बचकर नहीं आया, बल्कि शिकार करके भी लौटा था। रात होते ही सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए और मरे हुए लोगों के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि रखी गई। हर कोई अपने तरीके से शामिल हुआ, बस जैक थोड़ा दूर बैठा रहा, जैसे अभी भी वो सब कुछ अंदर ही अंदर झेल रहा हो। माइकल ने लॉक से माफी मांगी और उसकी तारीफ भी की, लेकिन जब उसने पूछा कि जंगल में उसे कुछ अजीब दिखा क्या, तो लॉक ने साफ मना कर दिया, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, और बात वहीं खत्म हो गई। इसके बाद जैसे ही सभा खत्म हुई, प्लेन के उस हिस्से में आग लगा दी गई। लपटें काफी ऊंची उठी और सबके मन में एक छोटी सी उम्मीद भी जगी कि शायद ये आग किसी दूर बैठे इंसान को नजर आ जाए। उसी आग के सामने लॉक अपनी पुरानी व्हील चेयर को देख रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा हो जो बाकी किसी को समझ नहीं आ रहा था, जैसे उसके लिए ये सब कुछ अलग ही मतलब रखता हो। और अगर लॉक को सच में समझना है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वो पहले एक बिल्कुल आम ऑफिस वाला इंसान था, अपनी छोटी सी दुनिया में रहता था। उसे एडवेंचर का शौक जरूर था, लेकिन कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। ऑफिस में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जब उसने ट्रैकिंग ट्रिप ज्वाइन करने की बात की तो वहां भी उसे रोक दिया गया, जैसे हर जगह उसे यही सुनने को मिलता था कि ये उसके बस की बात नहीं है। उसकी जिंदगी में एक ही चीज थी जो उसे सहारा देती थी, हेलन नाम की एक औरत जिससे वो फोन पर बात करता था। और जब वो ट्रैकिंग के लिए पहुंचा तो वहां भी उसे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो व्हील चेयर पर था। लोग बिना सोचे बोल देते थे कि ये उसके बस का नहीं है, और यही बात उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती थी। लेकिन फिर ये हादसा हुआ और सब कुछ बदल गया। जब वो होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि उसके पैर काम कर रहे हैं, वो चल सकता है। उसके लिए ये सिर्फ जिंदा बचना नहीं था, ये जैसे उसे दूसरी जिंदगी मिल गई हो। और शायद इसी वजह से वो इस जगह को बाकी लोगों से अलग नजर से देखता है। जहां बाकी लोग डर और खतरा देख रहे हैं, वो वहीं कुछ और महसूस कर रहा है, कुछ ऐसा जो अभी साफ नहीं है, और यही बात उसे बाकी सबसे अलग बना रही है। अब असली सवाल यही है कि जंगल में उसने ऐसा क्या देखा था जिसे वो छुपा रहा है, और जैक को बार बार जो सूट पहना हुआ आदमी दिख रहा है वो आखिर है कौन, अभी कुछ भी साफ नहीं है। बस इतना समझ आता है कि ये जगह जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, और आगे क्या निकल कर आएगा ये अभी किसी को नहीं पता। और यहीं से कहानी सच में पलटने वाली है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ जिंदा रहने का नहीं रहा, असली खतरा क्या है ये समझना भी जरूरी है। लॉक आखिर क्या छुपा रहा है, और जैक को जो दिख रहा है वो सच है या कुछ और, ये सब अभी खुलना बाकी है। और आगे जो होने वाला है वो पहले से कहीं ज्यादा भारी पड़ने वाला है। तो अगर तुम भी इस कहानी का अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और तैयार रहो, क्योंकि अगले पार्ट में चीजें और ज्यादा साफ भी होंगी और खतरनाक भी।